तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है, तो वहां से आगे स्टार्ट करते हैं जहां हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे अब ग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक दो बातें और समझनी है। आवृत्ति को आप समझ चुके थे। जो आवृत्ति है, आवृत्ति का संबंध था ऊर्जा से, एच न्यू, यानी कि जो भी तरंग आपतित होगी या जो फोटोन आपतित होंगे, जो विकिरण आपतित होंगे, उनकी आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही उसका जो एनर्जी है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक वर्ड और है, वो है तीव्रता। इस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे ही आपको ये तीव्रता समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो फोटो करंट है, जो विद्युत प्रकाश के कारण जो धारा बन रही है, वो उसकी जो तीव्रता है उसके साथ क्या संबंध है। तो तीव्रता का अर्थ होता है कि जो फोटोन है वो फोटोन किसी धातु पर कितनी जल्दी गिरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लेते हैं, मान लीजिए ये कोई ऊर्जा का स्रोत है और ये कोई प्लेट है, यहां से फोटोन आ रहे हैं। मैं तीन कंडीशन में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक सेकंड में एक कंडीशन है जिसमें 20 फोटोन आते हैं, एक कंडीशन ही होगी। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि एक सेकंड में 100 फोटोन यहां पर आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन लेते हैं कि एक सेकंड में 1000 फोटोन इस स्रोत से इस धातु पर आपतित हो रहे हैं। तो यहां पे तीव्रता का अर्थ यह है, यहां एक सेकंड में केवल 20 फोटोन, यहां 100 फोटोन और यहां पर 1000 फोटोन। तो किस में सबसे ज्यादा वो आ रहे हैं एक सेकंड के अंदर, मतलब उनका जो रेट ऑफ फॉलिंग है, जो गिरने की दर है, वो सबसे ज्यादा किस में है, इस वाले केस में है। तो तीव्रता का अर्थ यही होता है। इसमें हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा तीव्रता है, इसमें कम तीव्रता है, इसमें और कम तीव्रता है। तो किस विकिरण को सबसे ज्यादा तीव्रता वाला कहा जाएगा, जिसमें फोटोन के गिरने की दर सबसे अधिक होगी, यानी जल्दी जल्दी फोटोन आएंगे तो क्या होगा, तीव्रता अधिक होगी। अब देखिए, फोटोन कब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब उनमें देहली आवृत्ति से ज्यादा या देहली आवृत्ति के बराबर का आवृत्ति होगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश स्रोत से या कहीं से एक ऐसा विकिरण आ रहा है जिसकी तीव्रता बहुत अधिक है, लेकिन इस विकिरण में देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, या फोटोनों की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं होंगे? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि तीव्रता से तब तक कोई लेना देना नहीं है जब तक कि देहली आवृत्ति से ऊपर या देहली आवृत्ति के बराबर का प्रकाश आपतित ना हो। हाँ, अगर देहली आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति है और तीव्रता अधिक है, तब क्या संबंध होगा, तब जितने हमने क्या कहा था, एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब यहां पे थोड़ा सा और समझिए, यहां पे एक सेकंड में 20 फोटोन आए तो 20 फोटोन क्या करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, राइट। यहां पे एक सेकंड में कितने निकलेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट। और यहां पे कितने निकलेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब समझिए, जहां तीव्रता अधिक है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो विद्युत धारा भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं I = Q/T। Q की वैल्यू जितनी अधिक होगी, समय के सापेक्ष में जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उतनी धारा क्या होगी, अधिक होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो तीव्रता है, इसको क्लियर कर देते हैं, जो तीव्रता है हम ऐसे लिखेंगे, आपतित विकिरण की तीव्रता, और जो फोटो करंट होगा, प्रकाश विद्युत धारा होगी, उसके क्या होगी, डार्कली प्रोपोर्शनल होगी। ये कंडीशन आपको समझ लेनी है। अब मैंने आपको कहा है कि जब भी दो भौतिक राशियों में डार्कली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है, जब भी उनके बीच आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगा। अब ये चाहे ओम का नियम में हमने पढ़ा था, V इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू I, तो V और I के बीच जब आप ग्राफ बनाते, इधर V हो इधर I हो, तो ऐसी लाइन प्राप्त होती। तो यहाँ पे भी यही है, इस अक्ष पे हमने दिखाया है प्रकाश विद्युत धारा को, इस पर हमने दिखाया है प्रकाश की तीव्रता को। जितनी तीव्रता अधिक होगी उतनी विद्युत धारा भी क्या होगी, अधिक होगी, और ऐसा ग्राफ आपके पास आता है।
और इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें हमें कंपेयर करना होता है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे के ग्राफों में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्राफ को आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए इस ग्राफ को। ऐसा प्रश्न आपके पास आ जाता है, हालांकि यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ दे देगा इस तरीके से, और इस ग्राफ में आपसे ये पूछेगा कि ये जो संबंध है, ये जैसे इस तरीके से बना दिया, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। और आपसे क्वेश्चन होगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, या होगा I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, या होगा I1 लेस देन I2 लेस देन I3, और या होगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से होगा यहाँ पे। तो आपको पहचानना है कि भाई किस कंडीशन में I की वैल्यू अधिक होगी। सबसे पहले आप ग्राफ में देखिए, ये विभव है। जो कलेक्टर होती, जो प्लेटें थी, एक प्लेट यहां थी आपके पास, एक प्लेट यहां थी, इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इस प्लेट की तरफ जा रहे थे। तो ये जो कलेक्टर प्लेट होती है, यहां पे लिखा है संग्राही पट्टिका का विभव, उसका विभव है। इधर इसकी वैल्यू नेगेटिव में दिखा रखी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वहां से ये जो 3 लाइनें निकल रही है, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो आवृत्ति होगी, क्योंकि इसका संबंध ऊर्जा से है। कैसे ऊर्जा से है, देखिए संबंध याद रखिए, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू EV नॉट। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया है। तो ये जो V नॉट है, इसी को हमने कहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका संबंध है ऊर्जा से, और ऊर्जा का संबंध अभी अभी भी बताया मैंने किससे है, आवृत्ति से। तो आवृत्ति का मान जितना अधिक होगा उतनी ऊर्जा अधिक होगी, और उस ऊर्जा को कौन मेजर कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, विभव कर रहा है, तो वो विभव के इक्विवेलेंट हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो तीनों कण है, 3 फोटोन जो है, उन तीनों फोटोन की, या जो 3 प्रकार की विकिरण है, उनकी जो आवृत्ति है वो बराबर है। पहला तो इससे ये पता लग रहा है इस ग्राफ से कि तीनों की जो आवृत्ति है वो बराबर है, और तीनों की तीव्रता अलग अलग। अब तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का जो विकिरण आ रहा है, ये वाला जो विकिरण आ रहा है, इनकी आवृत्ति तो एक है, लेकिन इनके आने की जो गति है, या इनके आने का जो रेट है, ये जल्दी जल्दी आ रहे हैं या बाद बाद में आ रहे हैं, ये सबसे कम है। उसके पश्चात जो ये सेकंड वाला है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहां पे क्या है कि जो I1 है, इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी सबकी जो आवृत्ति है सबकी बराबर है, लेकिन ये वाला जो पहले टाइप का विकिरण है, पहले टाइप के फोटोन है, ये कम कम मात्रा में आ रहे हैं, मतलब इनका जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो कम है। इनके आने की जो तीव्रता है, यानी जितने फोटोन आ रहे हैं वो थोड़ा सा इसके मुकाबले में ज्यादा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। वही एग्जांपल ले लीजिए, ये मात्र 20 आ रहे हैं, ये 100 आ रहे हैं, और ये कितने आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं। तो होगा क्या, सब में ऊर्जा बराबर है। ये 20 आ रहे हैं लेकिन ऊर्जा 20 जूल है। मान लीजिए 100 आ रहे हैं लेकिन ऊर्जा कितनी है, 20 जूल है। ये 1000 आ रहे हैं, 20 जूल है। तो यहां से तो ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, लेकिन बाद में जाके इनसे जो फोटो करंट बनेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और फोटो करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि I3 की वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे देखिए ये वाला जो रिजल्ट है, I3 इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ दिस, तो ये वाला यहां पे दे भी रखा है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। तो एक ग्राफ ये भी आता है, इसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये कभी 3 में आएगा, कभी 2 में आएगा, तो आप देख लीजिएगा, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप समझ गए होंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक उल्टा है। अब क्या है कि यहां देखिए इस वाले पार्ट में जो फोटो करंट है, ये ठीक उसका उल्टा है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस पार्ट में आप देखिए तो तीनों से एक ही टाइप का फोटो करंट बन रहा है, यानी कि सबकी तीव्रता क्या है, बराबर है, लेकिन सबकी ऊर्जा अलग अलग होगी। इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा। अब आप ऊर्जा समझिए, मान लीजिए यहां पे -10 वोल्ट है, इस सेकंड केस के लिए -20 वोल्ट है, और इस केस के लिए -40 वोल्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मैं ऐसे बताऊं, 3 कंडीशन लेके चलूं, तो पहले केस में हो रहा है हाफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू E इंटू, और ये 10 ले लिया मैंने, 10 मीन्स ये वाली वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला लिया है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, राइट। सेकंड केस देखिए, इसमें क्या होता है, हाफ mv
मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू 20 हो गया। तीसरा केस देखिए, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू, और ये 1000 हो गया, सॉरी 40 हो गया, यहां पे मैंने 40 लिखा है तो 40 हो गया, ये 40 वोल्ट हो गया, राइट। अब आप इन तीनों को कंपेयर कीजिए। इस केस में देखिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा हो रही, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हुई, फिर इसकी ऊर्जा हुई, फिर इसकी ऊर्जा हुई। अब मैंने क्या कहा, ऊर्जा का संबंध किससे है, देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या हुआ, आवृत्ति से संबंध है और आवृत्ति का ऊर्जा से संबंध है। इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी, फिर यहां। तो इस केस में बनती है जो ये वाली आवृत्ति है, v nu3 इज ग्रेटर देन nu2 और इज ग्रेटर देन nu1। सबसे ज्यादा आवृत्ति इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। तो यहां आवृत्तियां अलग अलग है, इसीलिए ये वैल्यू दिखाई गई है, लेकिन सबका रेट ऑफ फॉलिंग क्या है, सेम है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर सेकंड यहां पे 10 फोटोन आ रहे हैं। तो चाहे ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन फोटोन आने की जो दर है वो तीनों विकिरणों के लिए क्या है, समान है। तो इसलिए उनसे समान करंट बनेगा, और जब समान करंट बनेगा तो ये इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा जो ग्राफ एक्सप्लेन किया उसके बाद आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, हालांकि इस पे मैंने पहले चर्चा कर ली है, थोड़ा एक बार और कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। अब आपको काफी हद तक समझ में आ चुका, आवृत्ति क्या है, तीव्रता क्या है। यहाँ पे जो ये एक्सप्लेन होगी, ये होगी आवृत्ति की बेस में। कंडीशन क्या है, देखिए फिर से समझते हैं कि एक आपके पास धातु की प्लेट है और यहां से इस पे विकिरण आते हैं, राइट। ये विकिरण जब आ रहे हैं इस प्रकाश स्रोत से, तो यदि इन विकिरणों में एक देहली आवृत्ति का मतलब जो आवृत्ति की वैल्यू है वो देहली आवृत्ति के बराबर है, जो निश्चित मान है आवृत्ति का उसके बराबर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। मैंने ये भी कहा कि ये प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है, किसी धातु के लिए कम होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा, मतलब प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। इसके बेस पे क्या हुआ कि जो मान लो देहली आवृत्ति न्यू नॉट है, तो इसके साथ जो इसके क्रॉसपोंडिंग एनर्जी बनेगी वो बनेगी E इज इक्वल टू एच न्यू। मैंने आपसे ये भी कहा था इसको हम फाई से दिखाते हैं, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू, और इसी को क्या कहते हैं, कार्य फलन कहते हैं। ये भी आपको बताया गया था। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उसे कहते हैं कार्यफलन। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ये कार्यफलन की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो देहली आवृत्ति से ज्यादा की आ रही है, यानी कि जो आवृत्ति है आने वाले फोटोन की वो देहली से ज्यादा है। तो ये भी आपको बताया गया था कि वो जो आवृत्ति है वो रेस्ट ऑफ, क्योंकि एक फोटोन से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चीजों पे आप ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूं। और जब वो निकलेगा तो रेस्ट ऑफ ऊर्जा कहां जाएगी, उसमें ज्यादा ऊर्जा है, वो जाएगी उसको गतिज ऊर्जा देने में। तो देखिए क्या होगी कंडीशन, एच न्यू ये है उस फोटोन की ऊर्जा जो आ रहा है, और यहां पे एक पार्ट किसको मिल गया, कार्यफलन को मिल गया, और जो अगला पार्ट हुआ वो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर एच न्यू इज इक्वल टू फाई और प्लस के ई हो जाएगा, और फाई की वैल्यू है कार्यफलन, और जो ये के ई है ये है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को यहां पे समझाया गया है, ये फॉर्मूला है पहला वाला, ये दूसरा कंडीशन है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाए वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर आप लिख सकते हैं अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन ले रहे हैं, और यहां पे फिर आप लिख सकते हैं इसको हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और फिर इसको हम लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से आज के वीडियो में जो है डिस्टरबेंस ज़्यादा है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच चुके थे ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। और यहाँ से यदि हमें वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो एच न्यू नॉट और अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको आइंस्टीन की इक्वेशन कहते हैं। इसके बेस पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ये रिलेशन पूछा जा सकता है। इसके बेस पे आप ये दे सकते हैं कंडीशन कि एच न्यू और इसकी वैल्यू यदि इक्वल हो तो तब क्या होगा, इस कंडीशन में अगर आप रखें तो वी नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जब देहली आवृत्ति का जो मान है वो आने वाली जो फ्रिक्वेंसी है और देहली आवृत्ति जो है वो दोनों बराबर हों, तो उस टाइम पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। ज़्यादा होगा तो फिर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, और अगर कम होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ से बता सकते हैं।
तो इस पे हमने डिस्कस कर लिया। आगे जाके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बेस पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लिखे गए यहाँ पे, आप इनको पढ़ लीजिए। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के सीधे अनुपातिक होती है, तो बताया था मैंने, डायरेक्ट रिलेशन होता है। देली आवृत्ति के लिए संबंध लिखा है, से कम आवृत्ति वाले आपतित विकिरणों के लिए कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। कट ऑफ क्षमता यानी निरोधी विभव के बारे में बात की गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटर के लिए घटना विकिरण की आवृत्ति के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और प्रकाश की घटना और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए कोई भी समय विलंब नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लगभग जो टाइम है वो नैनो सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी जैसे ही फोटोन उस धातु पर आएगा वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं, सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा थोड़ा सा फोटोन के बारे में यदि आपको जानना है, उसके बारे में लिखा गया है कि जो फोटोन है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते, कभी कभी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। उसके अलावा एक फोटोन की जो ऊर्जा है, इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ये रिलेशन भी मैंने आपको समझा दिया है, प्रीवियस वीडियो में समझाया गया, जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो देखें। और यहाँ पे जो फोटोन का संवेग है p = h/λ, और फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य है, ये 2 वैल्यूज़ हैं। ये मैं डी ब्रॉगली वाले संबंध में आपको समझा रहा हूँ, आगे डी ब्रॉगली का संबंध लिखा गया है, उसमें अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, और इसमें आपको अच्छे से ये समझा भी दिया जाएगा। ओके, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो द्वैत प्रकृति होगी उसको समझाने की बारे में बात की गई थी। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो तरंग है या जो कण है उनमें द्वैत प्रकृति होती है, उनमें कण वाला नेचर भी है और तरंग वाला नेचर भी है। और उस संबंध कौन बताता है, ये वाला रिलेशन बताता है, जहाँ पे फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा = h/p लिखी गई है। अब आप जानते हैं जो p का मान है वो mv होता है, रेखीय संवेग ये होता है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो h/mv हो जाएगा। अब इस रिलेशन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इस रिलेशन का यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी पदार्थ की हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि कोई बॉल है जो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है गति कर रही है, और उसके लिए आप तरंग दैर्ध्य निकालिए, उसका द्रव्यमान दे देगा। तो यहाँ पे उसका आप आराम से तरंग जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी रिलेशन का यूज़ करना है। तो ये समीकरण का आप प्रयोग इलेक्ट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग आप किसी पदार्थ के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गेंद का एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन भी आया है, तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। h प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.63 × 10⁻34 होती है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू ऑलरेडी जो आपका पेपर होगा उसमें दे दी जाएगी। इसके अलावा m द्रव्यमान दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का केस होगा तो द्रव्यमान यहाँ पे ऑलरेडी गिवन रहेगा, अदरवाइज जो वस्तु होगी उसका द्रव्यमान दिया जाएगा, स्पीड भी दे दी जाएगी, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। तो ये 2 रिलेशन हो गए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे आपको रिलेशन बताऊं तो यहाँ पे देखिए, ये mv मैंने लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो ½ mv² = काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको मैं यहाँ पे E से दिखा रहा हूँ। ये जो E है ये काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब इस संबंध से अगर मैं v² की वैल्यू निकालूं तो v² हो जाएगा 2E/m, और फिर अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा √2E/m। तो ये रिलेशन v की वैल्यू है, इस रिलेशन को हम इस जगह पे पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा = h/m√2E/m। ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक आप ध्यान रखिए, उसके बाद मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और फिर से जो है आगे बढ़ते हैं कि क्या इसको आगे भी सॉल्व हम कर सकते हैं। कभी कभी वोल्टेज की बात की जाएगी। तो यहाँ पे हमने लैम्डा = रिलेशन निकाला है h/m√2E/m। यहाँ पे जो ये m है ना, इससे एक कट जाएगा, या ये कह सकते हैं कि इसको अंदर ले लीजिए। चलो ये बताते हैं, जब अंडर रूट के अंदर इसको हम लेंगे तो इसको हम m² लिख सकते हैं, और ये 2e हो जाएगा अपॉन m, तो यहाँ पे है ही, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा = आपको मिल जाएगा h/2me, राइट। अब ये E क्या था, मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था, ये है गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा का मान होता है वो ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन भी, ये भी बहुत बार डिस्कस किया हमने, W = VQ होता है। V क्या है, विभव है, Q क्या है, ये
आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे E आएगा, और जो ये W है इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा VE। ये वो विभव है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं। तो इस रिलेशन को यदि यहाँ रख लिया जाए तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा H/2m तो है ही, और E की जगह पे हम रखेंगे EV। अब यहाँ पे देखिए जो H है, जो 2me है, ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं एक इलेक्ट्रॉन के केस में, औरों के केस में नहीं कह रहा हूँ, केवल इलेक्ट्रॉन के केस में। तो यहाँ पे अगर हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो ये रिलेशन निकलता है 12.27 अपॉन √v बचता है। v क्या है? वो विभव जिससे इसको त्वरित किया जाता है। तो ये और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। अब आपको ये भी ध्यान रखना, जो एंगस्ट्रॉम है ये तरंग दैर्ध्य के मात्रक के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। यही वैल्यू अगर नैनोमीटर में पूछी जाए तो इसकी वैल्यू 1.227 और √v, और ये क्या हो जाएगी? नैनोमीटर। तो ये तमाम चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने आपको समझा दी है। ये डी ब्रोगली का रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा का पूरा यहाँ भी सॉल्व किया गया है। अब आते हैं हम आज के प्रश्नों पर। जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप प्रश्न पढ़िए, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। पहला प्रश्न है 5.63 इलेक्ट्रॉन बोर्ड कार्यफलन वाली एक प्लेटिनम सतह को 1.6 × 10⁻15 हर्ट्ज के एक वर्णी स्रोत द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन से जुड़ी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी? जो तरंग दैर्ध्य है वो उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य नहीं पूछी है जो आपतित हो रहा है। अगर उसकी पूछी जाती, कभी कभी उसकी भी पूछी जाती, तो सीधे ये इस रिलेशन को आप यूज कर सकते थे। आवृत्ति आपके पास है और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का रिवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था C = न्यू लैम्डा या C = n लैम्डा। इस रिलेशन को आप यूज करके आराम से फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछी गई है जो वैल्यू, वो पूछी गई है उस इलेक्ट्रॉन की जो निष्कासित हो रहा है, जो वहां से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी वो आपको समझनी है। तो देखिए क्या कंडीशन है, आपके पास ये कार्यफलन दिया गया है, फाई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप चेंज कर दीजिए 5.63 × 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको आप जूल लिख दीजिए। एक तो ये चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे उस फोटोन की आपको क्या दी गई है? आवृत्ति भी दी गई है। तो वो फोटोन की आवृत्ति होगी देहली आवृत्ति से अधिक होगी, तभी तो उसमें गतिज ऊर्जा बनेगी, अदरवाइज गतिज ऊर्जा बनती ही नहीं है। तो न्यू की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻15 और ये हर्ट्ज में दी गई है। ओके, अब आपको निष्कासित जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य चाहिए, उसकी तरंग दैर्ध्य आपको निकालनी है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा थोड़ा सा वो समझ लें कि जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन होगा उससे रिलेटेड क्या क्या जानता है। उस इलेक्ट्रॉन में होगी ये काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन या जो ऊर्जा का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? H से ही होगा। H का रिलेशन किससे होगा? Hc/λ से होगा। तो इस रिलेशन का यूज हम करने वाले हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इतनी एनर्जी होगी, और ये एनर्जी किस किस रूप में होगी? ये एक तो ये जो फाई आपके पास है कार्यफलन है उसके बराबर होगी, और दूसरी कंडीशन ये होगी। तो हम यहाँ पे रिलेशन कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। क्या पढ़ाया था आपको? H = H0 और फिर क्या पढ़ाया था? प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ाया गया था आपको, राइट। आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए काइनेटिक एनर्जी वाली। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H-nu माइनस H-nu0 हो जाएगा, राइट। H-nu0 को ही मैं फाई कह रहा हूँ, बार बार इस पे ध्यान दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम फाई भी लिख सकते हैं। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा Hc/λ इज इक्वल्स टू H-nu माइनस फाई। अब ये फाई लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सीधे फाई की वैल्यू आपको गिवन है। आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे इस रिलेशन से? लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Hc/ और ये हो जाएगा H-nu, ये वहां गया, और माइनस क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा केयरफुली कर लेना है। उसके बाद आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इस रिलेशन में और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पे ध्यान दीजिए।
तो इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। ये लास्ट वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। हमारे पास प्राप्त हुआ है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन एच न्यू माइनस फाई। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू फिर से 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू, और ये दिया है फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 और माइनस क्या हो जाएगा 5। फाई की वैल्यू भी दी है यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू ये वाली है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे फाई की जगह पे आप वैल्यू को लिखेंगे, तो ये वैल्यू मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे 63 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आया था ये इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आया था। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था, आप ध्यान दीजिएगा पहला जो स्टेप था उसमें इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया था। तो इतनी वैल्यू ये थी, राइट। ये फाई की जगह पे इतनी वैल्यू आपको लिखनी है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इजी स्टेप है इसमें। 3 का इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, 18 का 8 और फिर ये 18 और 19, ये वैल्यू तो इतनी आ जाएगी इंटू 10 टू द पावर जो घाते हैं वो जुड़ती हैं, तो ये माइनस 34 है, ये 8 है तो माइनस का 26 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए इसमें आप सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा ध्यान दें 63 इंटू 10 टू द पावर, राइट, इसको ऐसे ही रहने दें 1.6 को। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 15 और इसका देखिए ये माइनस का 19 आएगा और इंटू 1.6 लिख दिया मैंने। थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि 1.6 यहाँ भी दिख रहा है आपको और 1.6 यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करके 1.6 इंटू में बनाना है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, लेकिन ये इस तरीके से बनाना है। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में कॉमन रहेगी। माइनस देखिए कितना है 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो जिसके लिए मैंने ऐसा किया, देखिए ये वैल्यू यहाँ से यहाँ और ये वैल्यू ये दोनों में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको कॉमन ले लीजिए 6.63 माइनस 5.63। देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरीके की वैल्यूज दी गई है। तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपके पास कितना बचेगा 19.89 इंटू 10 टू द पावर कितनी है माइनस 26 है, और अपॉन यहाँ कितना बच जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से आगे इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, पावर को भी देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आपको मिलेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस प्रश्न में लास्ट में जो हल्का सा कैलकुलेशन था वो मैंने छोड़ दिया, वो आप कर लीजिएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है किसी धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जब 5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1 नंबर में और निरोधी विभव, ये 2 चीजें आपको ज्ञात करनी। किसी धातु का कार्यफलन दिया हुआ है, कार्यफलन यानी फाई की वैल्यू दी है, एच न्यू की वैल्यू दी गई है और बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ। इतनी वैल्यूज आपने रख लेनी है, ये आपके पास दिया है। इससे हमें कोई रिलेशन चाहिए होगा तो हम बता सकते हैं। ये लिखता है ये आवृत्ति है, कार्यफलन वाली बात अलग है, और जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ज्ञात कीजिए, आपको क्या करना है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसे फाइंड की जाएगी, यहाँ पे इस रिलेशन का यूज आप कर सकते हैं। देखिए क्या है आपके पास एच न्यू नॉट प्लस हाफ और ये था मैक्सिमम स्क्वायर। इस रिलेशन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच और न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बेसिक से हमने निकाल दिया है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इसको भी ब्रेक करने की जरूरत है, न्यू और माइनस को फाई रखो क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी कार्यफलन की दे रखी है। तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻15 और फिर यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 × इलेक्ट्रॉन बोर्ड को चेंज करना है तो 1.6 × 10⁻19 और ये जूल में चले जाता है। सीधे ऐसे कर लिया मैंने सॉल्व। यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से सॉल्व होगा ये 6.63 × 10⁻19 यहाँ भी बचेगा और इंटू 5 बचेगा ये वाले और ये वाले को -2 × 1.6 × 10⁻19 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो -19 है इसको कॉमन लेना है। ये जो कॉमन लेंगे 10⁻19 को लेना है। तो जब आप 10⁻19 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए 10⁻19 आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा 5 × 6.63 × 5 -2 × 1.6 ये बचा आपके पास। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 10⁻19 ये कितना हो गया 5 3 15 5 ये 30 ये हो जाएगा 30 और 1 ये हो गया तो 1 आ जाएगा और फिर ये हो गया 30 और 3 33 हो गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई 33.15। यहाँ पे 1 है 15 माइनस यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। तो आपके पास कितनी वैल्यू आई यहाँ पे देखिए 33.15 और ये वैल्यू आ रही है 3.2। इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, ये 11 से ये आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे बचा 2 तो 2 से ये आ जाएगा फिर से 9 और ये तो ये 29, यानी कि आपके पास वैल्यू आई, मैं इधर कहीं लिख रहा हूँ इस वैल्यू को, ये जो प्राप्त हो रही है आपके पास ये हो रही है 29.95 × 10⁻19। इतनी आपके पास वैल्यू प्राप्त हो रही है। और किसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये क्या चीज है, काइनेटिक ऊर्जा। ये पूछा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो इतनी जूल हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बोर्ड में चेंज करना तो फिर से इसको 1.6 से वो कर दीजिए, ये 19 कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोर्ड में भी आप इस वैल्यू को इजीली बता सकते हैं, तब आपको यहाँ भी सॉल्व करने की जरूरत। तो इतना जूल हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। निरोधी विभव बताने हैं। अब निरोधी विभव का संबंध किससे होता है, इसको कर देते हैं क्लियर। ये वैल्यू इतनी आ रही, थोड़ा सा ध्यान देना। निरोधी विभव का संबंध किससे होता है, 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ये। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 29.95 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और इंटू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा V नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 29.95 × 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आप डिवाइड कर लेंगे 29.95 अपॉन 1.6, जितना भी आएगा उतना वोल्ट हो जाएगा। ये सॉल्व भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पे इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 16 से आपको डिवाइड करना है या 1.6 से आपको डिवाइड करना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन एक अल्फा कण को क्रमशः विभिन्न विभवों V1 और V2 से त्वरित किया जाता है, जिससे उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो जाती है। V1 V2 ज्ञात कीजिए। ये रिलेशन मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया था। रिलेशन ये था कि आपके पास कंडीशन आई थी जहाँ पे विभव की बात की गई थी, और विभव में ये रिलेशन मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mE_v। ये रिलेशन से हम इसको करेंगे। ये कहता है कि एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा कण। इन दोनों के लिए मैं इनके लिए दो कंडीशन बना देता हूं। इधर लिखता हूं प्रोटॉन P और इधर लिखता हूं अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा हो गया, राइट। ये दो के लिए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका जो द्रव्यमान अगर m है, इसका द्रव्यमान अगर m है तो इसका 4m हो जाएगा। क्यों होगा ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको इजीली समझ में आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। ये वाली चीज है एटॉमिक नंबर जो कि उसका आवेश दिखाएगी, और ये वाला नंबर जो है मास दिखाता है। तो
प्रोटॉन के मास का, और प्रोटॉन की बात करें तो इसको 1h1 लिखा जाता है, तो ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, अगर ये m है तो ये 4m हो जाएगा। तो जो अल्फा कण होगा उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की 4 गुना। एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आएगी E की, तो यहाँ पे अगर E होगा तो यहाँ पे 2E हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके लिए कंडीशन क्या दी है, V1 वोल्टेज दिया, इसके लिए V2 दिया है। कंडीशन एक और दी है कि इसका जो लैम्डा है और इसका जो लैम्डा है वो दोनों इक्वल हैं। इसी पे हम इसको करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो लैम्डा लैम्डा दोनों के सेम रहेंगे, ये प्रोटॉन का लैम्डा है, ये अल्फा का है, यदि दोनों कंडीशन सेम रखनी। इस रिलेशन का यूज करते हैं। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा P इज इक्वल्स हो जाएगा H अपॉन, सीधे ये रिलेशन लिखना है 2m, और यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे स्मॉल e आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैपिटल E लिख लिया है तो स्मॉल e आ गया, और यहाँ पे V1 आ गया। इधर की कंडीशन क्या आएगी, इधर आएगा H अपॉन, ध्यान से देखिए, 2 इंटू m की जगह पे आएगा 4m, राइट, E की जगह पे आएगा 2e, और इसकी जगह पे आएगा V2, राइट। तो ये लगभग वैल्यूज बराबर ही हैं, तो बराबर है, इनका कंपेयर करेंगे, h से h कैंसिल हो गया, अंडर रूट दोनों के कट जाएंगे, इधर बचेगा 2me(v1) और उधर बचेगा आपका क्या वैल्यू बचेगा, ये ध्यान रखना, ये अपॉन में बचेगा 1 अपॉन, और यहाँ भी बचेगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा तो 16me(v2). तो आप देखिए m से m कैंसिल, e से e कैंसिल, और इधर 2 से a टाइम कैंसिल। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 1 अपॉन v1 है, क्या है 1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8v2। हमें पूछा क्या है, v1 v2 पूछा है, तो जब हम v1 v2 इससे निकालेंगे तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू निकलेगा 8 अपॉन 1, यानी 8:1 होगा। तो रिलेशन हो जाएगा 8:1। तो ये v1 अपॉन v2 की वैल्यू प्राप्त हो गया आपको। इस तरीके से सारे रिलेशन यूज हो रहे हैं जो अभी हमने पढ़े थे। पढ़िए प्रश्न को केयरफुली, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, जब एक निश्चित प्रकाश संवेदनशील सतह को आवृत्ति f के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो प्रकाश धारा के लिए निरोधी विभव ये प्राप्त होता है। 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है, इस कंडीशन में कहा गया है कि जब सतह को f एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो जो निरोधी विभव है इतना प्राप्त होता है। जब सतह को आवृत्ति ठीक हाफ हो गई, f/2 के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो जो निरोधक विभव है वो -v हो गया है, हो जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आपको देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम रिलेशन जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं E(V0) इज इक्वल्स टू H, और यहाँ पे देखिए अब क्योंकि हम लिखते थे न्यू माइनस न्यू नॉट, ये रिलेशन हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें रिलेशन यूज करना f के लिए। अब यहाँ पे f में भी ध्यान दीजिए कि जो देहली वाला होगा, देहली दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि एक ही धातु की बात की जा रही है, तो दोनों के लिए जो ये वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे h, जो ये वाला f यहाँ पे लिख देंगे f, और इसको h न्यू ही रहने देते हैं, और यहाँ पे e, और इसके लिए कंडीशन दी है V0/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। इसमें आपको इजीली वैल्यू रखनी है, बहुत इजी है ये, अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए देखिए क्या लिखता है E, और ये निरोधी विभव आपका V हो जाता है, जो पहली वैल्यू है वो V0/2 है, और सेकेंड में ये V कंडीशन है, इज इक्वल्स टू, अब आवृत्ति कितनी हो गई, HF/ क्या हो गई, 2 हो गई, राइट। और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, H(v0). ये दोनों केसों में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो किसका मान है, देहली आवृत्ति का मान होगा वो सेम रहेगा, और कार्यफलन एक ही रहेगा। अगर ये अलग अलग धातुएं होती फिर अलग अलग कंडीशन आती। तो यहाँ से आप जो भी रिलेशन आपको लगता है कि भाई एक जैसा है, या इनको डिवाइड कर दीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो उसके थ्रू भी आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, ये है E(V0/2) अपॉन EV इज इक्वल्स टू HF माइनस H अपॉन HF/2 माइनस, ये कंडीशन आपके पास आ गई, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे V0
नहीं लगा है, वी नॉट होना चाहिए था, ये कंडीशन आपके पास आएगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, और बच क्या रहा है 1/2। तो यहाँ पे बचा 1/2 एच एफ माइनस एच यू नॉट माइनस एच एफ अपॉन 2 माइनस एच, राइट। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए ऐसे, इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ। तो जब आप मल्टीपल करेंगे तो देखो क्या बचेगा, एच एफ अपॉन 2 माइनस एच न्यू इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू उधर की तरफ जाएगी, ये क्या हो जाएगा एच एफ, और यहाँ देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, 2HF हो जाएगा, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ भी होगा माइनस 2HF नॉट। ये आपके पास हो गया न्यू नॉट, सॉरी यहाँ पे हमने न्यू नॉट लिखा है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आप इस साइड ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा एच एफ नॉट माइनस, ये वाली वैल्यू इधर आनी है, माइनस क्या हो जाएगा 2HF, राइट। ये वैल्यू उधर गई तो क्या हो जाएगा माइनस 2HF, मैं F लिख दे रहा हूं इसको बार बार, ये है न्यू नॉट, राइट। और ये प्लस में चला गया प्लस H नॉट। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 4, ये 3 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 3HF अपॉन 2। ये वाली जो वैल्यू प्राप्त होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्राप्त होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कहीं पे, ये प्राप्त होगी हमें, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये एलसीएम लिया जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये आएगी 3HF अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इधर से कितना बचेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, इधर से बचेगा माइनस, क्या बचेगा माइनस, और H न्यू नॉट ये बचेगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये माइनस वाला साइन बढ़ा है तो ये भी माइनस बचेगा, और बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए H से H कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमें न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3F अपॉन 2। तो ये वो रिलेशन है जो हमें फाइंड करना था, यानी कि जो वैल्यू प्राप्त होगी न्यू नॉट दहली आवृत्ति इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ F। कौन सा F, जो इस क्वेश्चन में FF दिया गया है, उस F का 3/2 दहली आवृत्ति है। तो दहली आवृत्ति ऐसे फाइंड करनी थी। थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ जगह सही से यूटिलाइज नहीं हो रही है, स्टेप आप समझ लीजिएगा, जब जो समझा रहे हैं नोटबुक साथ में रखिए, उसी तरीके से आप नोट करते रहें। आप चाहे वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण और एक प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य समान है, इनमें से किस कण में न्यूनतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। दोनों प्रश्न एक ही हैं, एक में न्यूनतम पता लग जाएगी, उसी के साथ हमें अधिकतम पता लग जाएगी। और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन अल्फा और किसकी बात की गई है, प्रोटॉन की बात की गई है, और इसमें हमें ये भी कहा गया है कि जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है वो क्या है, समान है, इनमें से किस कण में क्या होगा। तो वही कंडीशन लगभग जो हमने थोड़ा देर पहले पढ़ी थी, गतिज ऊर्जाओं के लिए रिलेशन बताना है। अब गतिज ऊर्जा का जो संबंध है वो किस तरीके से उसकी आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है, उसके तरफ हमें जाना है। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन √2m E तक ही जाएंगे। थोड़ा देर पहले मैंने वीडियो में जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था तो मैंने कहा था ये गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा, राइट, E। अब यहां से हमें रिलेशन निकालना है तरंगदैर्ध्य के साथ, किसके साथ निकालना है, तरंगदैर्ध्य के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 2me। मैंने क्या किया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया होगा एक रिलेशन बनाने के लिए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। E को इधर ले आई, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे तरंगदैर्ध्य समान है, इनमें से किस कण के, ये गतिज ऊर्जा का संबंध चाहिए, हम कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा का संबंध उसके द्रव्यमान के साथ निकालना चाहते हैं। ओके, तो अब ये कंडीशन आ गई, E इधर ले आया मैं, H स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा इधर आ गया, E यहाँ चले गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए H प्लांक कांस्टेंट है, जब मैं तीनों केसों को सॉल्व करूंगा तो H की वैल्यू तीनों केसों में समान रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी, समझ में आ रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा, अल्फा कण के लिए लिखूंगा और प्रोटॉन के लिए लिखूंगा, H की वैल्यू समान रहेगी। लैम्डा ऑलरेडी कह दिया, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है, समान है। तो ये दो चीजें जो है तीनों केसों में क्या रहने वाली है, समान। फॉर
इलेक्ट्रॉन फॉर अल्फा कण फॉर प्रोटॉन, ये वैल्यूज समान रहने वाली है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम मतलब रिलेशन में रखें ना रखें, हम सीधे ये कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है उसका द्रव्यमान के साथ कैसा संबंध है यहाँ पर तरंगों के रूप में, वो इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और जिसका कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा में सबसे कम जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी मैं कह सकता हूँ Me इज लेस देन, फिर होता है Mp और फिर होता है M अल्फा। समझ में आ रहा है, ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ये है प्रोटॉन का और ये किसका है, अल्फा का। सबसे ज़्यादा किसका है, अल्फा का। इस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो इससे ये पता लग रहा है कि जब मैं ऐसा लिखूंगा E दैट मीन्स गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी आएगी, प्रोटॉन की, और फिर किसकी आएगी, अल्फा की। समझ में आया ये रिलेशन। सबसे कम द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। फिर किसकी आएगी, ये, और यहीं से आपको पता लगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेंगे, अधिकतम तो ये इलेक्ट्रॉन की होगी और न्यूनतम तो ये अल्फा पार्टिकल की होगी, और इस तरीके से आप 2 नंबर ले सकते हैं यहाँ से। और देखिए इस रिलेशन का हमने यूज किया, तो थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट है वो खुद भी करना पड़ता है क्वेश्चनों में, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश विद्युत सेल की दूरियां R1 और R2 पर क्रमशः विद्युत धारा I1 और I2 है। और फिर लिखता है पढ़िए इसको तब तक, ओके। क्या लिखता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश विद्युत सेल की दूरियां R1 R2, ये एक जैसे ही R होंगे, ये तो स्मॉल ही होंगे, ये तो कैपिटल ही होंगे, तो ये स्मॉल कर लेते हैं इस पे, पर क्रमशः विद्युत धारा ये हो गया, और जो विद्युत धारा है क्रमशः I1 और I2 है। एक तो आपको I1 अपॉन I2 का मान ज्ञात करना है, और दूसरा आपको बताना है यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो तो निरोधी विभव क्या होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो विद्युत धारा I की वैल्यू होती है वो सेल की जो दूरी है उसके इन्वर्सली स्क्वायर होती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये I है विद्युत धारा और ये है उससे दूरी, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इन्वर्स रिलेशन होता है। तो पहली कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, I1 इज 1 अपॉन R1 का स्क्वायर, I2 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। जब इन I1 अपॉन I2 हम फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन R1 हो जाएगा, 1 अपॉन R2 का स्क्वायर स्क्वायर, तो ये R2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और R1 स्क्वायर नीचे, यानी कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये पहली कंडीशन जो है सॉल्व हो गई। 1 नंबर का, इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, इतना ही करना है आपको। फिर कहते हैं यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो। ये कंडीशन में जब आपको समझा रहा था तब मैंने एक्सप्लेन भी करी थी। ये कहता है कि जो विकिरण आपतित प्रकाश है उसकी जो देहली आवृत्ति है उसके बराबर है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली के बराबर है, राइट। आपको निरोधी विभव ज्ञात करना है, तो इस रिलेशन को यूज करेंगे। वहीं पे भी बताया था मैंने आपको, h न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। ये दोनों बराबर हैं तो h दोनों की वैल्यू बराबर होगी, मीन्स ये वैल्यू 0 हो गई, तो E V नॉट इज इक्वल टू 0, यानी V नॉट इज इक्वल टू 0। जो निरोधी विभव होगा वो शून्य हो जाएगा। और इतना ही आपको करना भी है, इस रिलेशन का यूज करना, आइंस्टीन की इक्वेशन का, ये वैल्यूज रखनी है और 1 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। पता चल रहा है आपको, नॉलेज है और आप जो है बताने पे लगे हैं कि ये भी पता, ये भी पता, और बहुत सारी चीज़ें आप कर ले वहाँ पे। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ओके। धातु की दहलीज आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति F नॉट है। जब 2F नॉट आवृत्ति का प्रकाश धातु की प्लेट पर पड़ता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V1 होता है। जब घटना की आवृत्ति विकिरण को 5F नॉट तक बढ़ा दिया जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग V2 है।
V1 से V2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपके पास क्या है, कंडीशन देखिए, धातु की जो दहलीज आवृत्ति वो तो है F0। जब प्रकाश 2F0 का आएगा तो रिलेशन यूज करना स्टार्ट करते, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हमारे पास रिलेशन है हाफ मैक्सिमम, या यहाँ पर हम V1 कहेंगे, V1 का यहाँ पे एक बार रिलेशन आपको बता, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये कंडीशन है, ये समझ लीजिए जो ज़्यादा आवृत्ति आ रही है, और ये कार्यफलन वाली यानी कि दहली आवृत्ति वाली कंडीशन है। अब इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। पहली कंडीशन में लेते हैं हाफ m, और ये कंडीशन क्या हो गई, V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h, और यहाँ पे जो आवृत्ति दे रखी है वो 2F0 दे रखी है। फिर माइनस क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ये दहली आवृत्ति वाली कंडीशन क्या रहेगी, h और F0 रहेगी। ये पहले केस के लिए हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। दूसरा केस लेते हैं, हाफ m V2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा h इंटू 5F0 माइनस, और ये अभी भी ये समझ में आ रहा होगा आपके कि जो दहली का मान होगा कार्यफलन का वो दोनों केसों में सेम रहेगा, और ये केसों बदल रहा है। पहले ये आवृत्ति का प्रकाश आ रहा था, बाद में ये वाला है, या ये फोटोन आ रहा था, बाद में ये फोटोन आ रहा है, जो कि हम एक्सप्लेन कर भी रहे थे। देखो उसका यूज यहाँ हो रहा है। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई, 2 हो गए। अब इन इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m V1 स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा। सेकेंड साइड देखिए h 2F0 माइनस h F0 अपॉन ये हो जाएगा h 5F0 माइनस h F0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये V1 अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर बचा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए ये क्या बच रहा है, h, इसको कर दीजिए 2h F0 माइनस F0 अपॉन यहाँ क्या बच रहा है 5h F0 माइनस F0, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये है, तो ये बचेगा h F0 माइनस ये 5 है, ये 4, तो ये क्या बचेगा 5h F0। h F0 से h F0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, राइट। और फिर और सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपके पास रिलेशन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये जल्दी जल्दी मैंने बता दिया क्योंकि ये आपको आता भी है, आपको बता दिए गए हैं। ये आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी किया गया है। इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बता लिए हैं, तो इनको पढ़ भी लीजिएगा, सॉल्व भी कर लीजिएगा। एक और है, ये बुक में दिया गया, इसी तरीके क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम यही सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक आए हैं, मैक्सिमम इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बताए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक आप जो है लगातार पढ़ाई करते रहें, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाएंगे। थैंक यू।